ये इस टॉपिक का मतलब क्या है, डीएनए जो रेप्लिकेट होता है ना, हम लोग के पास उसका ऐसा मॉडल है जिसमें डीएनए आधा पुराना होता है और आधा नया होता है। मतलब जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें से नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, बट डीएनए का जो कॉपी होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस होता है, उसमें से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल में से दो डीएनए बनते हैं, तो कोई भी आप ये दो में से कोई भी एक डीएनए ले लो, तो उसमें आधा नया डीएनए मॉलिक्यूल है और आधा पुराना डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो वॉटसन एंड क्रिक के वर्ड्स में यहां पर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आई हैव नॉट लर्नड इट, लेकिन ये देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां पर ऐसा लिखा है, वॉटसन और क्रिक ने ऐसा बोला है, वो लोग ने ऐसा कोड किया है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, मतलब उनके ध्यान में से ये नहीं गया है, नहीं बचा है, दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, मतलब स्पेसिफिक पेयरिंग किसका, नाइट्रोजनस बेस का, और किसका पेयरिंग हो सकता है ना, एडेनिन का थायमिन के साथ, साइटोसिन का गुआनिन के साथ। We have postulated, उन्होंने जो पोस्टुलेट किया था, immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। अब जेनेटिक मटेरियल और कोई नहीं, डीएनए है ना, तो डीएनए का फॉर्मेशन कैसा होता है वो एक सजेस्ट करता है। ठीक है, वो एक क्लू देता है, जो उसका पेयरिंग मैकेनिज्म है ना, ए का डी के साथ, जी का सी के साथ, तो ये पेयरिंग वाला चीज डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके लिए क्लूज देता है। ठीक है, ये वॉटसन क्रिक के मतलब उनके वर्ड्स में उन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को अब समझ लेते हैं कैसा है कि भाई होता ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, जो पुराना स्ट्रैंड होता है, चलो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें से दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनने हैं, तो क्या होगा यहाँ पर जो पुराना डीएनए मॉलिक्यूल है, अब यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पुराना डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें होता यह है कि एक स्ट्रैंड है, वो सॉरी एक मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स है, तो दो स्ट्रैंड्स में से ऐसा होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। ठीक है, और दोनों ही स्ट्रैंड में एक नया स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। दो स्ट्रैंड्स जो अलग हुए हैं दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, वही पैरेंटल स्ट्रैंड में दो और नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, और क्या होगा, ये धीरे धीरे जो डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं वो पूरा सेपरेट हो जाएगा और दोनों ही स्ट्रैंड में नए नए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। मतलब इस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल में से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इसमें से कोई भी एक डॉटर डीएनए ले लो, डॉटर डीएनए बोलते नहीं है लेकिन चलो बोल दिया मैंने, आपको समझ में आया इसलिए। कोई भी एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल देख लो, तो इसमें क्या समझने को मिलता है, देखो यहाँ पर ये समझने को मिलता है कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ है कि दोनों ही मॉलिक्यूल में एक न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है और दूसरा पैरेंटल स्ट्रैंड है। दोनों में एक पैरेंटल स्ट्रैंड, मतलब एक पैरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड, आधा पुराना आधा नया, आधा मदर का स्ट्रैंड और आधा नया बना हुआ स्ट्रैंड। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा सोच लिया और थियराइज कर लिया और मान लिया, ऐसा इतना सिंपल नहीं है। इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया है हम लोग ने, मैंने नाम बताया था ना कि कौन से दो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दे आर मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इकोलाई सेल्स में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, ये बैक्टीरिया मिलते हैं हमारे इंटेस्टाइन में से और हमारे स्टूल्स में से भी ये बैक्टीरिया मिल जाते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन इकोलाई इसलिए चॉइस में था बिकॉज इसका डबलिंग टाइम भी 20 मिनट्स होता है। ठीक है, 20 मिनट्स में डबल हो जाता है। 500 सेल्स है न्यूट्रिएंट अगर मीडिया में, तो 20 मिनट के बाद 1000 सेल्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई दिस बैक्टीरिया वर सिलेक्टेड। ओके, तो इसमें मीडिया में न्यूट्रिएंट के साथ साथ हम लोग ने अमोनियम क्लोराइड भी N15 वाला सबसे पहले लिया था हम लोग ने, मिचेल्सन और स्टार ने। ठीक है, N15 वाला नाइट्रोजन लिया था। अमोनियम क्लोराइड इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया अमोनियम क्लोराइड को ही यूज करके नाइट्रोजनस बेस बनाता है। तो अगर अमोनियम क्लोराइड में N15 वाला नाइट्रोजन देते हैं तो उनके उसमें से जो नाइट्रोजनस बेस बनेगा वो भी N15 वाला होगा। इसका मतलब ये है कि नया जो डीएनए बनेगा उसमें भी N15 होगा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में ही नाइट्रोजन होता है। पूरे डीएनए में सिर्फ नाइट्रोजनस बेस में ही डीएनए होता है, राइबोस में तो होता नहीं और फॉस्फेट में भी नहीं होता है। तो बचा क्या, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन तो भर भर के है ना। हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर पढ़े है ना,
अंडरस्टूड? नहीं पढ़ा तो फिर से देख लेना वीडियो, ठीक है? ओके, तो इसलिए नाइट्रोजन N15 वाला नाइट्रोजन लिया जाता है, और N15 वाला नाइट्रोजन से यहाँ पर होता क्या है कि भाई बैक्टीरियल सेल जो है उसमें नया डीएनए जो बनेगा, वो नया डीएनए मॉलिक्यूल जो नई डीएनए की कॉपी बनेगी उसमें N15 वाला नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है? उसमें जितने मतलब नाइट्रोजन ऐड होंगे वो सारे N15 वाले नाइट्रोजन होंगे। अंडरस्टूड? आपको मालूम है ना सेल साइकिल में 4 फेज, 2 मेन फेज होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज, और इंटरफेज में भी 3 फेज होते हैं, G1 S G2। अंडरस्टूड? और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर एम फेज होता है। एम फेज में ये सेल कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, जिसमें डीएनए आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये सब कुछ आपको पहले से मालूम होना चाहिए, तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। नहीं मालूम है तो देखो मेरा माइटोसिस और मियोसिस वाला वीडियो भी है, ठीक है? एनलाइट स्टैंडर्ड 11 वाला प्लेलिस्ट में ये दोनों है, तो देख लेना, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग ने N15 वाले दे दिया और लंबे टाइम तक डीएनए सेल को मल्टीप्लाई डिवाइड होने दिया। भाई चलो तुम भरपूर न्यूट्रिशन लो और अमोनियम क्लोराइड से 15 नाइट्रोजन वाला अमोनियम क्लोराइड से डीएनए बनाओ। तो यहां पर जब हम लोग 24 आवर्स का अगर टाइम देते हैं, अब सोच लो 24 आवर्स में कितने सारे 20 मिनट्स हैं, उतनी बार सेल्स डबल होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 नहीं, 4 से 8, इस तरीके से। हाँ, बहुत आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हो, तो ध्यान में रखना ये चीज। तो देखो ये इस तरीके से डबल होते जाएंगे। सोचो एक सेल अगर होगा ना, सिर्फ एक ही सेल होगा ना, तो उससे कितने सारे सेल बन जाएंगे 24 आवर्स में। मैं तो बोलूं सिर्फ 3.5 घंटे में अगर देखा ना तो एक सेल से 1000 सेल्स बन जाते हैं, और 7 घंटे अगर देखें ना तो एक सेल से 10 लाख सेल्स बन जाते हैं। तो 24 आवर्स का गिनती आप छोड़ दो, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट चीज में जाते हैं। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 24 घंटे के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी ई कोलाई सेल्स है सब में 15 नाइट्रोजन वाले डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। एवरी सिंगल ई कोलाई ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ई कोलाई मॉलिक्यूल विल हैव 99.9999% E. coli cell will have nitrogen having 15 atomic mass, understood, in their DNA molecules. अब इसमें से हम लोग कुछ सेल्स लेंगे, उसमें से डीएनए आइसोलेट करेंगे। डीएनए आइसोलेट करने के बाद अब बचा डीएनए और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इसमें से निकाल दिए। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे? डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन दो टाइप का होता है। एक सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि भाई सुपरनेटेंट मिलता है, दो फ्रैक्शन मिलता है, सुपरनेटेंट और पैलेट। अगर हेवियर डेंसिटी का है तो पैलेट, लाइटर डेंसिटी सुपरनेटेंट। खत्म, सिंपल, दो फ्रैक्शन मिलेंगे, सुपरनेटेंट और पैलेट। और दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो बोलते हैं डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। और यहां पर होता क्या है कि भाई डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं अलग अलग केमिकल्स, ठीक है। अब यहां पर तो एक ही केमिकल है डीएनए, ठीक है, तो वो अपना एक पोजीशन ले लेगा कि भाई चलो इसमें 15 नाइट्रोजन वाला है, मतलब हेवियर नाइट्रोजन है, तो डीएनए मॉलिक्यूल विल बी आल्सो बी हेवियर। तो यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल का डेंसिटी बढ़ गया है, तो डीएनए का पोजीशन यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब चलो ये हो गया, एक रेफरेंस ले लिया हम लोग ने, रेफरेंस बना लिया, ठीक है। अब देखो चलो दूसरी लेते हैं। अब एक फिर से एक मीडिया लेते हैं, वो मीडिया में हम लोग 14 नाइट्रोजन वाला NH4Cl लेते हैं, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन, जो नॉर्मल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, तो ये वाला नाइट्रोजन का NH4Cl ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मीडिया में NH4Cl रखा है। अब इसमें हम लोग ये पुराने वाले बैक्टीरिया थे ना जो 15N में पले बड़े हैं, यही ई कोलाई सेल को अगर यही सारे इसमें से बहुत सारे ई कोलाई सेल लेंगे और ये मीडिया में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। N14 वाला अमोनियम क्लोराइड है उसमें ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें हम लोग 20 मिनट के लिए रहने देते हैं। कितने टाइम के लिए? 20 मिनट के लिए। क्यों 20 मिनट के लिए? क्योंकि 20 मिनट में डबल हो जाते हैं, G1 फिर S, G2 और फिर M। S फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाएंगे और M फेज में यही डीएनए सेपरेट हो जाएगा दो अलग अलग सेल्स में। एक सेल से दो सेल बनेंगे और दोनों सेल में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अंडरस्टूड। अब देखो ये सेल्स का हम लोग फिर इसमें से फिर से हम लोग डीएनए सैंपल लेंगे, ठीक है, उसमें से डीएनए आइसोलेट करेंगे,
ठीक है। आइसोलेट करने के बाद इसका भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करेंगे। तो जब इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया ना, तो डीएनए नीचे की जगह पर थोड़ा सा ऊपर देखने को मिला। कहां मिला? थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले देखो यहां पर नाइट्रोजन कौन सा था? 15-15 वाला नाइट्रोजन था भाई, दोनों स्ट्रैंड में 15 नाइट्रोजन वाले एटम थे, ठीक है। और अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसमें N14 वाला नाइट्रोजन आएगा ना, और पुराना स्ट्रैंड है उसमें तो N15 है ही। अंडरस्टूड? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब एक स्ट्रैंड है वो कंजर्व्ड है और दूसरा नया स्ट्रैंड है। तो जो कंजर्व्ड स्ट्रैंड है उसमें तो 15 नाइट्रोजन वाला ही नाइट्रोजन है, तो वो तो हेवियर है। लेकिन उसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड बाइंड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स, उसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ ये मॉलिक्यूल का डेंसिटी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि आधा N14 है और आधा N15 है। अंडरस्टूड? तो जब इसका सेंट्रिफिकेशन किया गया तो ये थोड़ा सा ऊपर वाली पोजीशन में मिला। चलो मिडल पोजीशन बोल देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा मिडल पोजीशन वाले में मिला। अब देखो ये साइड में आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं घूम जाता हूं। तो चलो ये साइड में देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। अभी देखो यहां पर अभी हम लोग ने फिर से दूसरे 20 मिनट के लिए, पहले तो 20 मिनट के लिए रखा N14 वाला NH4Cl में, अब दूसरे 20 मिनट के लिए हम लोग रहने देंगे N14 वाले NH4Cl मीडिया में, ठीक है, N14 वाले NH4Cl मीडिया में। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहां पर फिर से हम लोग 20 मिनट के लिए रहने देंगे। इसलिए G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर M फेज, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया S फेज में, M फेज में हो गया सेल डिवीजन, डीएनए आधा आधा बढ़ चुका, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि यहां पर इसका भी फिर से हम लोग जो यहाँ पर 20 मिनट दिया तो यहाँ पर डबल हो गया इससे, तो यहाँ पर से भी सैंपल लेंगे, आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसके बाद डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करेंगे सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को दो अलग अलग जगह पर डीएनए मिल रहे हैं। कितनी जगह पर? दो जगह पर डीएनए मिल रहा है, ठीक है। देखो पहले वाले में एक जगह पर डीएनए मिला जहां पर डीएनए काफी नीचे वाले पोजीशन में था, दूसरे वाले में भी एक ही जगह पर डीएनए मिला था जो डीएनए लगभग मिडल वाले पोजीशन में था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में से जब हम लोग ने सेल लेके आइसोलेट करके, डीएनए आइसोलेट करके फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया, तो यहाँ पर दो जगह पर डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले, एक वो मिडल वाली पोजीशन में और दूसरा ऊपर वाले पोजीशन में। अब नई पोजीशन, ठीक है, फिर से नई पोजीशन आ गई, मतलब दो पोजीशन में हम लोग को डीएनए मिल रहे हैं, एक मिडल वाली पोजीशन में और एक लाइटर पोजीशन में। मतलब यहाँ पर डीएनए काफी हल्का है, इसलिए तो ऊपर वाले पोजीशन में आया है ना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जब फिर से देखो यहाँ पर अगर डीएनए रेप्लिकेट हुआ, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो भी नाइट्रोजनस बेस आएगा वो N14 वाला ही आएगा, ठीक है। अब देखो तीनों एक्सपेरिमेंट को आप कंपेयर करके देखो, तीनों का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट कंपेयर करके देखो सबसे पहले अगर वो साइड में देखोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या है? N14 वहां पर N15 दोनों ही स्ट्रैंड में N15 है, तो वो तो भारी हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में आ जाते हैं, तो दूसरे वाले में भी क्या है कि भाई एक स्ट्रैंड जो है वो N15 है, पैरेंटल स्ट्रैंड N15 वाला जो है वो कंजर्व रहेगा, और नया स्ट्रैंड जो इसमें बना, क्योंकि यहाँ पर मीडिया में हम लोग ने अभी N14 दिया है, तो यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें N14 वाला नाइट्रोजन होगा, ठीक है। फिर से यही मीडिया में जिसमें N14 है, वही मीडिया में हम लोग ने फिर से यही सेल्स को 20 मिनट के लिए और रेप्लिकेट होने दिया, मतलब 20 मिनट के लिए रेप्लिकेट नहीं बोलेंगे, 20 मिनट के लिए और रहने दिया, मतलब यहाँ पर फिर से रेप्लिकेट हुआ है। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड्स कैसे हैं? एक स्ट्रैंड है 15N वाला, दूसरा है 14N वाला। अब इसमें से जब रेप्लिकेट होगा तो ये पैरेंटल स्ट्रैंड अलग होंगे, तो ये N14 वाला है, उसमें नया स्ट्रैंड बनेगा, वो N14 वाला ही बनेगा। और ये N15 वाला स्ट्रैंड है, इसमें नया स्ट्रैंड बना, वो भी N14 वाला ही बनेगा, क्योंकि मीडिया में तो N14 ही है। अंडरस्टूड? तो देखो दो अलग अलग डीएनए बने हैं, एक है N14-15 और एक दूसरा है N14-14। पहले में क्या था? N15-N15, दूसरे में क्या है? N14-N15, और तीसरे में क्या है? N14-N15 वाला भी है और N14-N14 वाला भी है। इसलिए दो अलग अलग टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल है, इसलिए दो अलग अलग पोजीशन में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में हम लोग को दो अलग अलग पोजीशन में डीएनए मिले। अंडरस्टूड? और इस तरीके से हम लोग ने मेजल्सन और स्टाल ने प्रूव किया कि भाई डीएनए रेप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिवली।
अंडरस्टूड? तो ये दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म in 1958, just after 11 years, I mean just 11 years after our independence, हमारे इंडिपेंडेंस साल के जस्ट 11 डेज के बाद ही ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हुआ था, मतलब 1958। देखो ऐसे अच्छे से याद रहेगा, हमारे इंडिपेंडेंस डे के 11 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हुआ था, ठीक है। और यही साल में और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था विच इज परफॉर्म बाय टेलर एंड हिज कलीग, और इसने फेबा बीन्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट मतलब यूकैरियोटिक सेल में, तो यहां पर भी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन प्रूफ हुआ था, अंडरस्टूड? तो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों ही टाइप के सेल्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होता है, अंडरस्टूड? सो आज के वीडियो में यहां पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। आपने सुना इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप इसमें से लर्न करो। डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टूड? तो आज के लिए बस इतना ही।